Good morning, student. In this video lecture, we are continuing the chapter Transport in Plant with the subtitle Osmosis, Osmotic Pressure and Plasmolysis. Osmosis is a type of passive transport in which specifically water molecules are moving from their higher concentration to lower concentration by crossing the semi-permeable membrane or the selectively permeable membrane. ऑस्मोसिस स्टडी करने से पहले हमको 4 टाइप की मेम्ब्रेन्स स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो 4 टाइप की मेम्ब्रेन कौन सी हैं. फर्स्ट इज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन. देखो बच्चों, ये वर्ड 3 वर्ड से मिलके बना है. ये निगेटिव वर्ड होता है, मतलब नो. परमिएबल या परम यानी कि परमिशन, और एबल यानी कि परमिशन देने के काबिल. ऐसा मेम्ब्रेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को क्रॉस होने की परमिशन ना दे, उस मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में दीवार है, आप इस दीवार के ऊपर वाटर फेंक के मारिए, गैस मॉलिक्यूल या सॉलिड मॉलिक्यूल, तो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर इस दीवार को क्रॉस करके दूसरी तरफ पास नहीं हो सकता. इसीलिए आप अपनी दीवार को इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं. तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन डिड नॉट अलाउ टू क्रॉस एनीथिंग. दिस मेम्ब्रेन डज not allow to cross any substance or anything around itself. ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो किसी भी चीज को अपने से बाहर क्रॉस होने की परमिशन नहीं देगी. सेकंड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज परमिएबल मेम्ब्रेन. अब देखिए, इम वर्ड हट गया सामने से और आपके पास में वर्ड है परमिएबल. मीन्स द मेम्ब्रेन विच इज एबल टू गिव परमिशन फॉर क्रॉसिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस. ये जो टॉपिक है हम प्लांट सेल के लिए स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि प्लांट सेल में सॉल्यूशन इंटर होने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बाउंड्रीज ऐसी हैं जो सॉल्वेंट को जाने के परमिशन देगा, सोल्यूट को नहीं, और कुछ बाउंड्रीज ऐसी है जो सॉल्यूशन को कंप्लीटली पास होने की परमिशन देगी, मतलब सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट. तो दिस इज परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउ टू क्रॉस सॉल्वेंट, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, प्लस सोल्यूट. सो व्हाट आर सोल्यूट? सोल्यूट आर द डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस in water. Dissolved substances in water in case of plant cell is called as solute. So solvent plus solute become the solution. If membrane allow to cross the solution completely, then that type of boundary or that type of membrane is called as permeable membrane. और बच्चों याद रखिएगा कि प्लांट सेल में सबसे बाहर का जो लेयर होता है, that is cell wall. This cell wall is the example of permeable membrane. Okay, next and third type of membrane is semi permeable membrane. Semi means half. तो देखिए, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्टकट में SPM भी हम लिख सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बाहर से अगर आपने सॉल्यूशन को पास किया तो सेमी परमिएबल बाउंड्री सिर्फ सॉल्वेंट को क्रॉस होने की परमिशन देगी और सोल्यूट को बाहर रोक देगी. यानी सॉल्यूशन का एक पार्ट क्रॉस हो रहा है. कौन सा पार्ट क्रॉस हो रहा है? सॉल्वेंट. और सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट मेम्ब्रेन से बाहर रुक जाएगा, रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, एंड दैट पार्ट इज सोल्यूट. तो सॉल्यूशन का 50% पार्ट क्रॉस हो रहा है, इसीलिए
इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो दिस मेम्ब्रेन अलाउड टू क्रॉस ओनली सॉल्वेंट अक्रॉस इटसेल्फ बट नॉट द सोल्यूट. ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये एग मेम्ब्रेन से या एनिमल ब्लैडर फॉर एग्जांपल गोट ब्लैडर से हम आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन सेल का साइटोप्लाज्म जिस मेम्ब्रेन से सराउंड होता है वो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशियल permeable membrane, which is the fourth type. So fourth type of the membrane is selectively permeable membrane, which is also called as differential permeable membrane. यानी ऐसा बाउंड्री, ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को क्रॉस होने की परमिशन तो देगा, लेकिन सॉल्वेंट के साथ साथ सिलेक्टेड आयंस को भी क्रॉस होने की परमिशन देगा. सिलेक्टेड आयंस या फिर आप इसे सिलेक्टेड सोल्यूट कह सकते हैं. तो मेम्ब्रेन विच अलाउ टू क्रॉस सॉल्वेंट अलोंग विथ सिलेक्टेड आयंस is called as selectively permeable membrane, or it is also called as differential permeable membrane. So cell membrane is the example of selectively permeable membrane. Cell membrane, and the same type of membrane is also present around the organelles. ऑर्गेनेल को जो मेम्ब्रेन सराउंड करती है वो भी सिलेक्टिवली परमिएबल है, और साइटोप्लाज्म को जो मेम्ब्रेन सराउंड करती है वो भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. अब हमारे माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर सॉल्वेंट तो क्रॉस हो गया, अब सोल्यूट जो क्रॉस होने वाले हैं सिलेक्टेड सोल्यूट, वो कौन से सोल्यूट रहेंगे, इनको कौन सिलेक्ट करेगा? तो स्टूडेंट इनको सिलेक्ट करेगा खुद साइटोप्लाज्म. अब मैं यहां पे डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा. सपोज दिस इज अ प्लांट सेल वॉल, because plant cell is surrounded by rigid cell wall which is made up of cellulose plus pectin. Inside this cell wall flexible and continuous boundaries present which is called as plasma membrane, and inside the plasma membrane the colorless ground fluid is called as cytoplasm. मान लीजिए साइटोप्लाज्म में एक सेंट्रल लार्जर ऑर्गेनेल है, इस ऑर्गेनेल का नाम है वैक्यूल. वैसे तो ऑर्गेनेल बहुत सारे रहेंगे, लेकिन वैक्यूल ऐसा ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म का 90% स्पेस ऑक्युपाई करता है, और वैक्यूल वो ऑर्गेनेल है जो अपने अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट को स्टोर करता है, इसीलिए हम वैक्यूल पे फोकस करते हैं. सो दिस आउटर मोस्ट बाउंड्री इज अ सेल वॉल, and cell wall act as a permeable membrane. permeable, okay? तो देखिए बच्चों, जब सॉल्यूशन अंदर जाने की कोशिश करेगा तो सेल वॉल क्योंकि परमिएबल है, और परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट यानी कंप्लीट सॉल्यूशन को पास होने की परमिशन देगी. तो सेल वॉल वो मेम्ब्रेन है, सॉल्यूशन कंप्लीटली क्रॉस करके यहां पर आ जाएगा. मतलब सेल वॉल को क्रॉस करके सॉल्यूशन कहां पर आ गया है? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में. ठीक है. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से पूछेगी कि भाई कौन से सोल्यूट चाहिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको जवाब देगी कि मुझे मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, आयरन चाहिए, या और जो भी साइटोप्लाज्म का रिक्वायरमेंट है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी कि वाटर को अंदर आने की परमिशन देगी, और वाटर के साथ साथ सिलेक्टेड आयंस अंदर आएंगे जिनका नीड साइटोप्लाज्म को है. फिर अब बारी आती है वैक्यूल की. वैक्यूल की बाउंड्री को कहते हैं टोनोप्लास्ट. ओके, तो टोनोप्लास्ट भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. यहां पर हमने देखा कि सिलेक्टिवली और डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन is the membrane of cell and membrane of organelles. तो vacuole is also one of the organelle. vacuole की बाउंड्री भी selectively permeable है. तो जिन सोल्यूट की जरूरत साइटोप्लाज्म को है वो साइटोप्लाज्म में रुक जाएंगे, और जो एक्सेस है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल, साइटोप्लाज्म को
मैग्नीशियम चाहिए 5 मिलीग्राम और साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आ गया है 8 मिलीग्राम, यानी 3 मिलीग्राम एक्स्ट्रा मैग्नीशियम साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर्ड है। तो मैग्नीशियम इस 8 मिलीग्राम में से 5 मिलीग्राम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और 3 मिलीग्राम जो एक्स्ट्रा मैग्नीशियम है वो वैक्यूल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज द सिलेक्टिवली फंक्शन ऑफ द टोनोप्लास्ट। अब टोनोप्लास्ट में एक्सेस ऑफ सॉल्यूट आ गए, एक्स्ट्रा मैग्नीशियम आ गया, एक्स्ट्रा कैल्शियम आ गया, एक्स्ट्रा पोटेशियम आ गया और वाटर भी अंदर आ गया। तो स्टूडेंट इस वैक्यूल में फिर से सॉल्यूशन तैयार हो गया है और वैक्यूल में जो सॉल्यूशन होता है इस सॉल्यूशन को कहते हैं सैप, SAP, सैप। ओके, so these are the 4 different type of membrane: impermeable, permeable, semi permeable and selectively और differential permeable membrane। अब हम प्रोसीड करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए आपको ये 2 मेम्ब्रेन्स ज्यादा फोकस करना है, SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये 2 मेम्ब्रेन वाटर को क्रॉस होने की परमिशन देती है। परमिएबल मेम्ब्रेन भी वाटर को क्रॉस करेगी लेकिन वाटर के साथ साथ सभी सोल्यूट को क्रॉस होने की परमिशन देगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन only allowed to cross the solvent, that is water, and selectively permeable membrane allowed to cross water and only selected ions, only few ions, not all. Okay, now next is the topic is osmosis. So what is osmosis really means? Osmosis is a type of passive transport. This is most important and point number 1. Second point, as osmosis is a type of passive transport, then no ATP is required for transportation of molecule, and this osmosis is taking place only for water. Okay, for example, ये आपके पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहां से वाटर इंटर हो रहा है सेल के अंदर। सो इफ वाटर इज इंटरिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, देन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज इंडोऑस्मोसिस। ओके, एंड सपोज इफ वाटर इज लीविंग आउट ऑफ द सेल, अगर सेल के अंदर वाटर आया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी, और अगर सेल से बाहर पानी गया तब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। यानी अंदर आते समय भी ऑस्मोसिस हो रहा है और वाटर का बाहर एग्जिट होते समय भी ऑस्मोसिस हो रहा है। बट इफ वाटर एंटर इन द सेल, इट इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस, एंड व्हेन वाटर एग्जिट आउट फ्रॉम द सेल, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। ओके, एंडोऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा बच्चों, जरा देखिए कि वाटर की एंट्री होगी साइटोप्लाज्म में, तो जैसे जैसे वाटर इंटर होगा वाटर का एक प्रेशर साइटोप्लाज्म में क्रिएट हो जाएगा और उस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, तो एक बार आप रिकॉल कीजिए, व्हाट इज टर्गर प्रेशर? द प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल inside the cytoplasm of the cell or inside the protoplasm of the cell or inside the vacuole of the cell, तीनों में से कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या फिर वैक्यूल, क्योंकि वाटर साइटोप्लाज्म में भी जाएगा, वाटर वैक्यूल में भी जाएगा और ऑर्गेनेल्स में भी जा सकता है नीड के मुताबिक। तो देखिए, जब वाटर एंडोऑस्मोसिस परफॉर्म करता है, means water is entering in the cytoplasm of the cell, pressure is created in the cell. This pressure is due to water molecule, therefore this pressure is called as hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure means pressure due to water molecule inside the cell is called as turgor pressure. So endoosmosis is responsible for turgidity
ऑफ सेल, यानी सेल पानी से भर जाएगा तो सेल एक्सपांड होगा। सेल अगर पानी से फुल है तो ऐसे सेल को टर्जिड सेल कहते हैं, और फिनोमिना का नाम है टर्जिडिटी, यानी पानी भरते जाना सेल के अंदर, इसे कहते हैं टर्जिडिटी। सो ऑस्मोसिस इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द टीपी, दैट इज टर्गर प्रेशर, एंड टर्गर प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। कल हमने वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल प्लस सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल निगेटिव होता है, प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। प्रेशर पोटेंशियल इज अनदर नेम ऑफ टर्गर प्रेशर। ओके, अब देखते हैं सेकंड टाइप, ऑस्मोसिस का सेकंड टाइप, दैट इज एक्सोस्मोसिस। देखो बच्चों, एक्सोसिस में, ऑस्मोसिस में हो क्या रहा है कि वाटर इज लिविंग आउट द सेल। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल से बाहर एग्जिट हो रहे हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेल के अंदर कम होगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहे हैं। जैसे आपके पास में बलून है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था, बलून में आपने एयर को ब्लो किए, तो जैसी जैसी आप एयर ब्लो करते जाएंगे बलून एक्सपांड होगा, क्योंकि बलून में गैस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर आप बलून में से एयर को बाहर निकलने की परमिशन देते हैं तो जैसे जैसे गैस मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे बलून एक्सपांड नहीं होगा बल्कि कॉम्प्रेस होगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल बाहर निकल गए हैं। सेम इसी तरह से जब सेल से वाटर बाहर निकलता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोस्मोसिस, एंड एक्सोस्मोसिस की वजह से सेल खाली हो जाएगा, पानी से खाली हो जाएगा। दैट सेल इज कॉल्ड एज फ्लैक्सिड सेल। देयरफॉर exosmosis is responsible for flaccidity of the cell. Okay, so this is important term for the understanding of osmosis. Now next thing is about the solution. मैं आपको कल एक्सप्लेन किया था, अभी आज और एक मर्तबा पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस और वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड आपका पूरी तरह क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, इसको डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। सपोज दिस इज अगेन कंटेनर नंबर ए एंड दिस इज सपोज कंटेनर नंबर बी। हम इसमें बहुत सारी टर्म्स आज स्टडी करने जा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, केमिकल पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, ये चार टर्म एटलीस्ट हम बीकर में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए कंसंट्रेशन दीजिए। सपोज दिस कंटेनर नंबर ए इज फिल्ड विथ 20 water molecules, and container number B is also filled with 20 water molecules. Okay. अभी दोनों कंटेनर में टाइप ऑफ सब्सटेंस सेम है, टाइप ऑफ सॉल्वेंट सेम है। पहले बीकर में वाटर है तो दूसरे में भी वाटर है। पहले बीकर में वाटर की जितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी मींस कॉन्सेंट्रेशन, तो दूसरे बीकर में भी वाटर का उतना ही कॉन्सेंट्रेशन है। इफ आई एम ज्वाइनिंग दिस टू बीकर विथ ईच अदर, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अगर हम इन दोनों बीकर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं कॉमन पाइपलाइन से, तो आप लोग बताएं कि वाटर का नेट मूवमेंट कौन से बीकर से कौन से बीकर की तरफ होगा। सर चैट बॉक्स ऑन कर दो। ओके, सो वाटर इज नाइदर मूविंग फ्रॉम ए टू बी नॉर फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि आपका आंसर रहेगा बच्चों के इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो गई है। पॉइंट नंबर 1, तो दिस टू सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन विथ ईच अदर। आइसोटोनिक का एक और डेफिनेशन है जो आगे के कंसेप्ट में आपको बताऊंगा। तो दोनों भी सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम है, यानी दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो बोथ सॉल्यूशन इज इन दिस सिचुएशन, बोथ सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक। हालांकि ये सॉल्यूशन भी नहीं है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट ही है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, आई एम गोइंग टू ऐड 10 solute in beaker number A and 5 solute
in beaker number B. 5 solute in beaker number B. देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि दोनों कंटेनर में सॉल्वेंट अगर इक्वल है तो जिस कंटेनर में सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी वो सॉल्यूशन बन जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जिस बीकर में सोल्यूट की क्वांटिटी कम है उस बीकर में बन जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मैं पहले यहां पे लिख दूं ताकि आपको बहुत ज्यादा सिंपल हो जाए ये समझने के लिए। आप बोले कि कौन से कंटेनर में हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और कौन से कंटेनर में लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंटेनर ए इज एट हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखिए मैंने हाई कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हूं लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में लिखा हूं, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन अलग चीज है और सॉल्वेंट अलग चीज है। बीकर नंबर बी, इट इज एट लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाई कॉन्सेंट्रेटेड लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। फ्लोइंग सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल की होती है, सोल्यूट मूव नहीं होगा। आपको यह बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो अब आप इसको दूसरे नजरिए से बोले कि कंटेनर ए और कंटेनर बी दोनों के कंपैरिजन में ऐसा कौन सा कंटेनर है जिसमें फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे। फ्री वाटर मॉलिक्यूल, एक सोल्यूट एक वाटर मॉलिक्यूल का फ्रीनेस लॉस कर देता है। यहां पे 5 सोल्यूट है तो 20 वाटर मॉलिक्यूल में से 5 वाटर मॉलिक्यूल का फ्रीडम लॉस हो गया, बचे कितने, 15। तो यहां पर है बच्चों 15 फ्री वाटर मॉलिक्यूल। कंटेनर बी कंटेन 15 फ्री वाटर मॉलिक्यूल। मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि मूवमेंट सिर्फ किसका होगा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का। जो वाटर मॉलिक्यूल सोल्यूट के साथ कंबाइन हो चुके हैं उनका फ्लोइंग एबिलिटी लॉस हो जाता है। कंटेनर ए की तरफ चले। इस कंटेनर में बच्चों कितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि आपने 10 सोल्यूट ऐड किया तो 10 सोल्यूट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ कंबाइन कर दिए हैं। 20 में से अब आपके पास में फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने बचे हैं, 10। तो कंटेनर ए हैविंग 10 फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। तो मूवमेंट ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम हायर वाटर मॉलिक्यूल टू लोअर वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए मैं सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं और एकदम सिंपल वे में मैं आपको बता दूं कि कंटेनर ए के पास फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम है और कंटेनर बी के पास फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं। कम क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटी, और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन हम क्वांटिटी कंपेयर किसकी कर रहे हैं, फ्री वाटर मॉलिक्यूल की। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि कौन से बीकर में वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर का, सॉल्यूशन का नहीं, सिर्फ वाटर का। तो आप आंसर देने से पहले सोचिए कि फ्री वाटर मॉलिक्यूल जिस बीकर में ज्यादा वहां पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल जिस बीकर में कम है वहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी कम है। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है बच्चों कंटेनर बी में, मींस कंटेनर बी कंटेन हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में आ गया, वाटर मॉलिक्यूल्स की रिस्पेक्ट में। कंटेनर बी में वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, यानी फ्री वाले, कंबाइन वाले स्टडी नहीं करेंगे हम लोग। तो कंटेनर ए में फ्री वाटर मॉलिक्यूल है 10। तो कंपैरेटिवली मींस एज कंपेयर टू बी, कंटेनर ए हैविंग लो वाटर
क्वांटिटी मीन्स लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट थिंग, जिस कंटेनर में फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की, मैं फिर से बोल रहा हूं, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स जो सोल्यूट के साथ कंबाइन नहीं हुए, जिस कंटेनर में फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं उस कंटेनर में वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा रहेगा। जिस कंटेनर में फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम है उस कंटेनर में वाटर पोटेंशियल भी कम रहेगा। तो देखिए, कंटेनर बी हैविंग 15 फ्री वाटर मॉलिक्यूल मींस कंटेनर बी इज एट हाई वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल is also called as high chemical potential। वाटर पोटेंशियल को ही आप क्या कह सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल। ये अल्टरनेट टर्म है। हाई, जहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा वहां पर केमिकल पोटेंशियल भी ज्यादा। कंपैरिजन हो रहा है दोनों का। 15 और इधर कितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है, 10। तो कंपैरेटिवली जिस बीकर में कम फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वहां पर वाटर पोटेंशियल भी कम रहेगा। तो कंटेनर ए इज एट लो वाटर पोटेंशियल, और यू कैन से इट एज कंटेनर ए इज एट लो केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, ये बहुत सारी टर्म्स आपको याद रखना जरूरी है। अब आप लोग बताएं कि दोनों कंटेनर में हम कंपैरिजन कर रहे हैं फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का। ओके, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कौन से कंटेनर के पास डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा रहेगा। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली आपका आंसर रहेगा कि सर डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इज मोर in that beaker which contain more water molecules and the beaker which contain less water molecule having less diffusion pressure। तो जिसके पास ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल है उसका डिफ्यूजन प्रेशर भी ज्यादा है। मतलब कंटेनर बी इज लोकेटेड एट हाई डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर। मूवमेंट तो हमको सिर्फ वाटर की पढ़ना है ना, इसलिए हम वाटर का रेफरेंस ले रहे हैं। And comparatively container A is at low diffusion pressure of water। ठीक है, अब डिफ्यूजन प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ये अपोजिट टर्म्स हैं। जिसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा रहेगा उसका डीपीडी कम रहेगा, और जिसका डीपी यानी डिफ्यूजन प्रेशर कम रहेगा उसका डीपीडी हायर रहेगा। तो बोथ आर अपोजिट विथ ईच अदर। तो आप देखिए कंटेनर बी, क्योंकि डीपीडी जो होता है बच्चों, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो होता है वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें सोल्यूट ज्यादा उसका डीपीडी हायर रहेगा, जिधर सोल्यूट कम है वहां पर डीपीडी लोअर रहेगा। तो आप बताएं कि सोल्यूट की क्वांटिटी बीकर ए में ज्यादा है या बीकर बी में ज्यादा है। बीकर ए के पास 10 सोल्यूट है, बीकर बी के पास 5 सोल्यूट है। तो 10 सोल्यूट आर मोर देन 5 सोल्यूट ऑब्वियसली। सो कंटेनर ए इज सिचुएटेड एट हाई डीपीडी एंड कंटेनर बी इज सिचुएटेड एट लो डीपीडी। सो सिर्फ ये एक पॉइंट अकेला ऐसा है जो सोल्यूट के रिस्पेक्ट में है, और सोल्यूट की कभी भी मूवमेंट नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। मूवमेंट किसका होगा बच्चों, वाटर का। अब फिर से सेम डायग्राम में देखकर के आप बताएं कि वाटर की मूवमेंट कौन से बीकर से कौन से बीकर की तरफ होगी। जिस बीकर में ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है वहां से मूवमेंट होंगी उस बीकर की तरफ जहां पर कम फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है। सो वाटर इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम बीकर बी टू बीकर ए लाइक दिस। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर।
ओके, अब बीच में मतलब दोनों बीकर के दोनों कंटेनर के बीच में जो कनेक्शन है, जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन में मैं ऐड कर देता हूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो सपोज दिस इज अ SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. फिनिश. अब आप लोग बोलिए मूवमेंट किसका हो रहा है? वाटर का. कहां से कहां तक? तो अब बीकर तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, अब आपको टर्मिनोलॉजीज के फॉर्म में आंसर देना है. मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बाय क्रॉसिंग द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is called as osmosis. Definition number 1. Number 2, movement of water, क्योंकि यहां पे वाटर हम स्टडी कर रहे हैं, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बाय क्रॉसिंग द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बाय क्रॉसिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. हर डेफिनेशन में आपको बाय क्रॉसिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहना जरूरी है, क्योंकि ऑस्मोसिस की एक कंडीशन है कि वाटर अगर SPM को क्रॉस करता है या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, तभी उसे ऑस्मोसिस का दर्जा दिया जाएगा. वाटर इज मूविंग फ्रॉम हायर केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल. वाटर, देखिए वर्ड क्या आ रहा है? वाटर. तो वाटर इज मूविंग फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर. Water is moving from low DPD to high DPD by crossing the semi-permeable membrane is called as osmosis. अब आप अगर NCERT बुक का पैराग्राफ स्टडी करेंगे जिसमें ऑस्मोसिस लिखा है, तो बहुत ही ज्यादा आसानी से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. बल्कि उससे एडवांस कंसेप्ट मैं यहां पर एकदम शॉर्ट में आपके लिए मेंटेन कर दिया हूं, ताकि आप एक ही बोर्ड पर एक ही स्क्रीनशॉट के ऊपर पूरा ऑस्मोसिस कंप्लीटली आसानी से लर्न कर सके. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस. सॉल्यूशंस हम स्टडी कर रहे थे, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया था कि एक और डिफिनेशन दूंगा. हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यहीं पर क्लियर हो सकते हैं. हाइपो, लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, इसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. मींस वाटर इज मूविंग फ्रॉम विच सॉल्यूशन टू विच सॉल्यूशन? वाटर इज मूविंग फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. कौन से सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हायर होता है? हाई वाटर पोटेंशियल हाइपोटोनिक का होता है. लो वाटर पोटेंशियल हाइपरटोनिक का होता है. केमिकल पोटेंशियल इज मोर फॉर हाइपोटोनिक, केमिकल पोटेंशियल इज लोअर फॉर द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ये एक फिजिकल एग्जांपल है, लेकिन प्लांट सेल में भी मूवमेंट इसी तरह से होती है. ओके, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस और प्लाज्मोलाइसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.